अगर आप अपनी कोई ज़मीन या मकान बेचने के लिए रजिस्ट्रार दफ्तर जाएं और वहां पता चले कि आपकी ज़मीन तो आपकी है नहीं, उस ज़मीन पर तो किसी और का कब्जा हो चुका है, तो हमारा दावा है कि आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ है तमिलनाडु में त्रिची जिले के तिरुचिंथुरई गांव के रहने वाले राजगोपाल नाम के व्यक्ति के साथ, जो अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार दफ्तर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस जमीन को बेचने के बारे में वो सोच रहे हैं वो तो उनकी रही नहीं, वक्फ की हो चुकी है और अब उसका मालिक तमिलनाडु वक्फ बोर्ड है। बात बढ़ी तो रजिस्ट्रार दफ्तर से पता चला कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने राजगोपाल की जमीन समेत पूरे गांव की जमीन पर अपना दावा किया हुआ है, जिसमें उस गांव में बना करीब 1500 साल पुराना मंदिर भी आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब हमने ये खबर सुनी तो हमें भी ये यकीन नहीं आया। फिर मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं, जो सच्चाई सामने आई वो ये कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की अवैध कब्जा नीति का जीता जागता ये सबूत है। 65वें वसंत देख चुके राजगोपाल को जब त्रिची के लैंड रजिस्ट्रार ने अपनी जमीन बेचने के लिए चेन्नई जाकर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जब राजगोपाल के हाथ में नोटिस आया तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। असल में राजगोपाल अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचना चाहते हैं, लेकिन शादी रुक गई है क्योंकि वह इसका खर्चा उठाने में असमर्थ है। उन्होंने कहा, मैं आत्महत्या करना चाहता था, मैं अस्वस्थ हूँ। राजगोपाल की जमीन ही नहीं, तिरुचिंथुरई गांव के सारे खेत खलिहान, गांव की जमीनें, मकान, सब पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। गांव के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। पुरखों की जमीन को अपना समझते आए थे, वो पता चला कि उनकी नहीं। इस गांव में 95% आबादी हिंदुओं की है। वर्ष 1985 में 22 मुस्लिम परिवार जरूर यहां आकर बसे हैं, लेकिन पूरा गांव हिंदू बाहुल्य है। करीब 15,000 की आबादी वाले इस गांव के आसपास करीब 369 एकड़ की संपत्ति है। गांव में एक प्राचीन मंदिर है जो 1500 साल पुराना बताया जा रहा है, यानी इस्लाम धर्म से भी पहले का। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की इस कारस्तानी पर सवाल उठाने की बजाय रजिस्ट्रार कार्यालय गांव वालों को ही नोटिस दे रहा है और घोषणा कर रहा है कि गांव की सारी संपत्ति तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अधीन है। वक्फ बोर्ड की अनुमति के बगैर कोई संपत्ति न खरीदी जा सकती है और न बेची। सवाल ये है कि एक हिंदू बाहुल्य गांव को वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी कैसे घोषित कर सकता है? आखिर कौन से कानून में वक्फ बोर्ड को इस मनमानी की इजाजत मिली है जो वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित ताकतें देता है? अब पूरा तिरुचिंथुरई गांव ये सोच सोच कर परेशान है कि वक्फ के कब्जे से अपनी जमीनों और संपत्तियों को कैसे छुड़ाएं। ये सिर्फ एक गांव का मसला नहीं जिस पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक घोषित कर दिया है, बल्कि अकेले त्रिची जिले में कम से कम 6 ऐसे गाँव हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित किया हुआ है। इसका सबूत है तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का वो दस्तावेज जिसमें त्रिची जिले में वक्फ बोर्ड की सारी संपत्तियों की डिटेल्स हैं, जिसका ब्यौरा त्रिची के रजिस्ट्रार दफ्तर को भेजा गया है। इस दस्तावेज पर 18 अगस्त 2022 की तारीख पड़ी है। ये 20 पन्नों का दस्तावेज है जिसमें बोर्ड अक्षरों में लिखा है कि वक्फ की संपत्ति को बेचना, अदला बदली करना, किराए पर देना या ट्रांसफर करना वक्फ एक्ट 1995 के तहत गैर कानूनी है। इस दस्तावेज में त्रिची में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है, लेकिन त्रिची के एक हिंदू बाहुल्य गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक जताकर कई सवाल पैदा कर दिए हैं, जिन्हें समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि आखिर वक्फ होता क्या है और वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है वो संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर दान की गई हो। वक्फ जैसे यह संपत्ति का हो सकता है जिसका इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए हो सके। इसके अलावा अगर किसी संपत्ति को लंबे समय तक इस्लाम धर्म के काम में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। अगर कोई एक बार किसी संपत्ति को वक्फ कर देता है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता। वक्फ में मिली संपत्तियों और पैसों के मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं, जिन्हें आप धरती पर अल्लाह के खजांची यानी अकाउंटेंट भी कह सकते हैं। दरअसल जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर देता है तो उसकी देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास ही होता है। वक्फ बोर्ड के पास दान की गई किसी भी संपत्ति का पर कब्जा रखने या उसे किसी और को देने का अधिकार होता है। भारत में वक्फ संस्थाओं का वजूद 800 साल से है, जिसकी शुरुआत मुस्लिम बादशाह
द्वारा दान की गई जमीनों की देखभाल करने से हुई। इस समय भारत में एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड और 32 राज्य वक्फ बोर्ड है, जिन्हें रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 है। अब इसी कानून के आईने में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की कारस्तानी का टेस्ट भी हुआ है। वक्फ एक्ट 1995 के नियमों के मुताबिक वक्फ बोर्ड सिर्फ उस संपत्ति पर दावा कर सकता है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले किसी शख्स ने धार्मिक काम के लिए दान में दी हो। तो फिर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव को अपनी संपत्ति कैसे घोषित कर दिया? वक्फ कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास गैर मुस्लिमों की संपत्ति पर दावा करने का अधिकार नहीं है। तो फिर एक हिंदू बाहुल्य गांव पर वक्फ बोर्ड ने दावा कैसे कर दिया? वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 में कहीं नहीं लिखा कि वक्फ बोर्ड किसी निजी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक सकता है। तो फिर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने राजगोपाल नाम की हिंदू शख्स की जमीन पर दावा कैसे ठोक दिया? ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। और चौथा जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि वक्फ एक्ट 1995 के ही सेक्शन 3 में वक्फ की परिभाषा है, जिसके मुताबिक कोई भी ऐसी चल या अचल संपत्ति जो मुस्लिम लॉ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी धार्मिक या चैरिटेबल काम के लिए पूरी तरह से दान में दी गई हो, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होगी। सवाल ये है कि त्रिची के जिस गांव को तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बनाया, उसे किसने दान में दिया? इन सवालों के जवाब तमिलनाडु वक्फ बोर्ड को देने हैं, लेकिन वो सवाल पूछे जाने पर सीधा जवाब देने के बजाय बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार है कि वो मुस्लिम चैरिटी के नाम पर संपत्तियों पर हक जता सके, लेकिन उसे ये हक कैसे मिले, इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दरअसल बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो हिंदू भागकर हिंदुस्तान आए, पाकिस्तान में उनकी संपत्तियों पर मुसलमानों और पाकिस्तान सरकार ने कब्जा कर लिया, लेकिन भारत से पाकिस्तान जा चुके मुसलमानों की जमीन को भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दिया, जिसके बाद वर्ष 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट बना। लेकिन वर्ष 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव कर वक्फ बोर्ड्स को जमीनों के अधिग्रहण के असीमित अधिकार दे दिए गए, जिसके बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से इजाफा होने लगा। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन पर संपत्तियां हैं, जबकि देश में रेलवे की चल अचल संपत्तियां करीब 12 लाख एकड़ में फैली हैं। वर्ष 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी, जो अब बढ़कर 2 दुगनी हो चुकी हैं, जबकि देश में जमीन उतनी ही है जितनी पहले थी। फिर भी वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे बढ़ रही है? आरोप लगते हैं कि वक्फ बोर्ड देश में जहां भी कब्रिस्तान की चारदीवारी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी वक्फ अपनी संपत्ति मान लेता है। इसी तरह अवैध मज़ारों और मस्जिदों को धीरे धीरे वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर देता है। आसान भाषा में इसे लोग अतिक्रमण कहते हैं और वक्फ बोर्ड को इस अतिक्रमण का अधिकार 1995 का वक्फ बोर्ड कानून देता है। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3 बताता है कि अगर वक्फ सोचता है कि ज़मीन किसी मुस्लिम से संबंधित है तो वह वक्फ की संपत्ति है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वक्फ का सिर्फ सोचना ही काफ़ी है, उसे इसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। अगर वक्फ ने ये मान लिया कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की है, तो फिर आप अदालत भी नहीं जा सकते, आप वक्फ की ट्रिब्यूनल कोर्ट में जा सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल को आप संतुष्ट नहीं कर पाते कि आपकी ही ज़मीन है, तो आपको ज़मीन खाली करने का आदेश दे दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम होगा। कोई सिविल कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को बदल नहीं सकती है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 कहता है कि जब वक्फ बोर्ड किसी शख्स की ज़मीन पर दावा करता है तो ज़मीन पर दावा सिद्ध करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं होती, बल्कि ज़मीन के असली मालिक को अपनी ज़मीन पर मालिकाना हक साबित करना होता है। यानी अगर वक्फ बोर्ड किसी ज़मीन पर दावा कर दे तो समझो वो ज़मीन उसकी हो गई। तमिलनाडु में भी यही हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट के इसी साल अप्रैल में एक याचिका दायर की गई जिसमें वक्फ एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई। एक सेकुलर देश में एक धार्मिक एक्ट यानी वक्फ एक्ट 1995 लागू है। ये अपने आप में हैरानी की बात है, क्योंकि हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं है, केवल मुस्लिमों के लिए ही क्यों है। विडंबना देखिए कि वर्ष 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, जो कहता है कि देश की स्वतंत्रता के समय जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसे वैसे ही बरकरार रखा जाए। वहीं 1995 में वक्फ
एक्ट लागू होता है जो देश भर में वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी संपत्ति पर अपना हक जता सकता है और इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष देश की किसी अदालत में गुहार तक नहीं लगा सकता। ये सुनने में ही अजीब लगता है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा एक्ट है, जबकि किसी मुस्लिम देश में ऐसा कोई एक्ट नहीं। तुर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इराक जैसे मुस्लिम देशों में भी ना तो कोई वक्फ बोर्ड है और ना ही कोई वक्फ कानून। मानना तो ये है कि भारत में भी वक्फ एक्ट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सरकार को वक्फ एक्ट को रद्द कर देना चाहिए और सभी धर्मों के लिए एक जैसा एक्ट बनाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।